अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं नीलू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। स्वस्थ पौध के लिए कैसे डालें खरीफ सब्जियों का बिछड़ा। मक्का के भरपूर उत्पादन देने वाली किस्में एवं वैज्ञानिक खेती। हमारे राज्य के जो किसान खरीफ मौसम में ली जाने वाली सब्जी वर्गीय फसलों की खेती करना चाहते हैं, उनके लिए वर्तमान समय इनका बिछड़ा डालने के लिए उचित चल रहा है। तो खरीफ सब्जियों के स्वस्थ पौध प्राप्त करने के लिए कौन सी किस्मों का चयन करें तथा बिछड़ा डालते समय कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें, इस बारे में जानकारी दे रही हैं कृषि अनुसंधान केंद्र पटना की कृषि वैज्ञानिका डॉक्टर संगीता कुमारी। तो किसान भाई देखते हैं कि आप पौधशाला लगा रहे हैं और कुछ समय जब पौधे हमारे 2 से 3 इंच के ही होते हैं तो वो गल करके गिर जाते हैं, तो इससे काफ़ी नुकसान होता है। तो इनसे बचने के लिए वैज्ञानिक विधि से पौधशाला तैयार करें। कई सारी सब्जियां हैं जैसे टमाटर, बैंगन, मिर्च और जो गोभी वर्गीय सब्जियां हैं, शिमला मिर्च हो गए, इन सभी सब्जियों का हम नर्सरी तैयार करके ही मेन प्लॉट या खेत जिसको बोलते हैं उसमें लगाते हैं। पौधशाला के लिए स्थान का चुनाव। पौधशाला के लिए चयनित स्थान की मिट्टी हल्की हो, जैसे बलुआर दोमट या दोमट, तथा मिट्टी का पीएच मान 6 के आसपास हो, ताकि बीज का जमाव सुचारू रूप से हो सके। पौधशाला के पास सिंचाई सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। सूर्य का प्रकाश पूरे दिन बराबर उपलब्ध हो, ताकि पौधे अच्छी प्रकार से विकास कर सकें। जमीन आसपास के क्षेत्र से थोड़ी ऊंची हो तथा खेत में 15-20% ढलान हो, ताकि वर्षा ऋतु में अतिरिक्त पानी क्यारी से बाहर चला जाए। अब आई बात कि आप मिट्टी मतलब इस तरह से नर्सरी का आपने चुनाव कर लिया तो मिट्टी का शोधन भी करना चाहिए। तो मिट्टी का शोधन है, एक तो सॉइल सोलराइजेशन, सूरज सौरीकरण जो बोलते हैं, उसमें आप मिट्टी को कम से गीला कर ले और सिंचाई दे करके उसमें नमी होनी चाहिए और उसको 200 गेज मीटर जो ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन आता है उससे उसको चारों तरफ से ढक दे। तो जिससे होगा कि सूरज की जो गर्मी है उसमें कम से कम टेम्परेचर और 48 से 52 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहेगा और जो उसका अंदर का जो वाष्प है और हवा नहीं निकल पाएगा। तो कई तरह के जो जीवाणु हैं तो इन सब चीज़ों से बचा रहेगा। 15 जून तक ये सॉइल सोलराइजेशन आप कर सकते हैं। आवश्यकतानुसार 4 से 6 सप्ताह बाद पॉलीथीन की चादर हटाकर मिट्टी को अच्छी तरह गुड़ाई करके क्यारियां बनाते हैं और फिर बीज की बुआई करते हैं। सौरीकरण के अलावा रसायनों द्वारा बीज शोधन कैप्टॉन या थीरम नामक दवा की 3 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से करें। इसके अलावा जैविक विधि से भूमि एवं बीज शोधन भी काफी फायदेमंद है। क्यारियां बनाना। पौधशाला में बीजों की बुवाई करने के लिए क्यारियां मौसम के अनुसार अलग अलग प्रकार से बनाई जाती हैं। वर्षा ऋतु में हमेशा जमीन की सतह से 15 से 20 मीटर ऊंची क्यारियां बनानी चाहिए। बीज की बुवाई। साधारणतः बीजों को छिटक कर ही बोते हैं, परंतु कतारों में बोना अधिक अच्छा होता है।
और सबसे जरूरी अब बहुत अच्छा जो तरीका है, इसको पंक्तियों में लगाएं, बीजों को पंक्तियों में लगाएं। तो जो हमारा पंक्ति है, इसको कम से कम आधा सेंटीमीटर की गहराई में इसकी पंक्ति बना ले, लंबे लंबे मतलब 1 मीटर की पंक्तियां बना ले, और पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी के बीच में 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। और जो हम पंक्ति बना रहे हैं उसी में बीजों को बारीकी से गिरा दें, और गिराने के बाद उसको ढक दें। एक भाग मिट्टी हो गया, कंपोस्ट हो गया तथा रेत हो गया, बराबर मात्रा से उसको ढक दिया जाता है। अब आती है सिंचाई की बात। तो अगर हम उसको बीज को ऐसे सिंचाई करेंगे तो हमारा बीज जो है इधर से उधर बहने की अपेक्षा रहती है, इसीलिए बीज को जो मल्चिंग कर देते हैं, ढक, नर्सरी को ढक देते हैं। इसके लिए पुआल से ढक दीजिए और सुबह शाम नर्सरी की सिंचाई करते रहिए। जब पौध 2 से 3 सेंटीमीटर के हो जाएं, तो अधिक छाया रहने से अथवा अधिक पानी देने से पौधे पीले व मुलायम हो जाते हैं। रोग एवं कीट का प्रकोप भी बढ़ जाता है। आर्द्र गर्म मौसम में अर्धपतन जैसी बीमारी की आशंका बनी रहती है। रोगग्रस्त पौधों को तुरंत हटा देना चाहिए। समय पर रोग एवं कीट का नियंत्रण करना चाहिए। तो इस तरह से हमारे किसान भाई अगर वैज्ञानिक तरीका अपनाए तो अच्छा पौध तैयार कर सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। आप लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश में खरीफ मक्का की खेती व्यापक क्षेत्र में की जाती है, लेकिन अधिक पैदावार वही किसान ले पाता है जो उसकी अधिक उपज देने वाली किस्मों का चयन करके वैज्ञानिक तरीके से खेती करते हैं। तो हमारे जो किसान भाई खरीफ मक्का की खेती करना चाहते हैं तो वो कौन सी किस्मों का चुनाव करें तथा वैज्ञानिक तकनीक से खेती किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं RAU पूसा जिला समस्तीपुर के वैज्ञानिक डॉक्टर अजय कुमार। अब मक्का की खेती खरीफ के लिए उपयुक्त समय आ चुका है, जिसकी बुआई 25 मई से लेके 25 जून तक हम लोग बिहार की जो परिस्थिति है उसमें हम लोग करते हैं। लेकिन बुआई से पूर्व एक ध्यान रखने की आवश्यकता है कि खेत में नमी अभी है या नहीं है, इस पर ध्यान रखते हुए हम मक्के की बुआई करेंगे। एक है कि जहाँ पर नमी अभी नहीं है जिस खेत में, उसमें हल्की सिंचाई कर दें आप, ताकि उसमें जो बीज का अंकुरण हो वो पूरी की पूरी 100% के लगभग हो जाए। एक है कि पहले खेत की तैयारी के संबंध में थोड़ा सा हम जानकारी आपको दे दें कि खेत की तैयारी जो हम करते हैं वो अभी के समय में टेम्परेचर अधिक होने के कारण और जो रबी से जो खेत अब खाली हुआ है वैसे खेत को हम गहरी जुताई कर दें और 2-3 जुताई करने के बाद खेत को खुला छोड़ दें, ताकि जो भी उसमें कीटे व्याधि वगैरह जो भी हैं वो ताकि वो उसमें मर जाए। मक्के की बुआई के लिए जो खेत में पहले क्या करें, आप 100 kg लगभग कंपोस्ट उसमें मिला दें और जिस खेत में जिंक का प्रयोग ना हुआ हो उसमें 25 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जिंक का प्रयोग करें। आप खेत की तैयारी के बाद खेत को पूरी तरह समतल कर लें और समतल के बाद मेड़ बना के मेड़ के ऊपर ही आप बीज की बुआई करें। जहाँ तक खरीफ मक्का की उन्नतशील किस्मों की बात है तो बिहार के लिए उन्नत किस्में इस प्रकार से हैं। संकर किस्में शक्तिमान 1, शक्तिमान 2, शक्तिमान 3, शक्तिमान 4, पूसा अर्ली संकर 2 व 3, गंगा 11। मक्का की संकुल किस्में इस प्रकार से हैं: सुआन, देवकी, अंबर, अफ्रीकन लंबा और विजय किस्में अनुशंसित हैं। अब बात आती है इसके बीज दर व बुवाई विधि की। तो 1 हेक्टेयर के लिए 20 से 25 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। बुवाई से पहले बीज को थीरम या कैप्टान दवा से 2.0 से
2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से उपचारित कर कतार से कतार 60 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे 18 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बुवाई कर देनी चाहिए। एक है कि जिस समय में मक्का की हम बुआई करते हैं उस समय में जो खाद की मात्रा हम डालते हैं उसमें जो फास्फोरस हो, नाइट्रोजन हो, पोटास हो, वैसे सब का प्रयोग खेत में मिट्टी को जो टेस्ट कर लें मिट्टी का और उसके उपरांत ही लगावें, ताकि ये होता है अधिक से अधिक फर्टिलाइजर का उपयोग पौधा कर सकता है। एक है कि नाइट्रोजन का जो मात्रा है वो हम लोग 4 किस्त में देते हैं। जिस समय में बुआई करते हैं उस समय में आधी मात्रा को डाल देते हैं और शेष मात्रा को जो है सो जब धनवाल निकलने लगता है उस हालत में देते हैं, जिसमें घुटने वाले स्टेज में हो जाते हैं उस हालत में देते हैं, और जिस समय में आपको दाना का भराव होने लगता है वैसे हालत में हम उसको उपयोग करते हैं। अंतवर्ती खेती मूंगफली, उड़द, लोबिया, अरहर आदि फसलों को खरीफ मक्का के साथ अंतर्वर्ती खेती कर प्रति इकाई क्षेत्र से अधिक लाभ कमाया जा सकता है। खरपतवार नियंत्रण: बुवाई से दूसरे या तीसरे दिन 1.5 किलोग्राम एट्राजिन 1000 लीटर पानी में घोलकर 1 हेक्टेयर खेत में जमीन की सतह पर छिड़काव करना चाहिए, जिससे कि खरपतवार उगने में अवरोध उत्पन्न होता है। बुवाई के 2 से 3 सप्ताह बाद कल्टीवेटर द्वारा गुड़ाई करनी चाहिए एवं जड़ के पास घास को निकाल देना चाहिए। सिंचाई: सामान्यतः खरीफ मक्का वर्षा आधारित फसल है, अतः सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, पर सूखे की स्थिति में दाना बनने के समय में एक सिंचाई देना अच्छा होता है। पौध संरक्षण: खरीफ मक्का के प्रमुख रोग बीज गलन, मूल गलन, बिचड़े का झुलसा, तना गलन से बचाव के लिए बीज को उपचारित करना जरूरी है। डाउनी मिल्ड्यू एवं पत्र लांछन पर नियंत्रण हेतु डाइथेन M45 का 0.2% घोल बनाकर दवा का छिड़काव करना 15 दिनों के अंतराल पर 2-3 बार करना उपयुक्त होता है। तना छेदक मक्का का प्रमुख हानिकारक कीड़ा है। इसकी रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरिफास दवा 0.2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। जब पौधे से 8 से 10 पत्तियां निकल जाएं, तो दानेदार दवा जैसे कि फ्यूरोडॉन 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 2 से 3 दाना प्रति पौधे के हिसाब से गाभे में डालें। कटनी एवं भंडारण: फसल परिपक्व हो जाने पर यानी भुट्टे के छिलके सूख जाएं, तो बालियों को तोड़कर एवं छिलके को हटाकर सुखा ले। वे मेट सेलर की मदद से दाने को छुड़ा लेना चाहिए। दाने को अच्छी तरह से सुखाकर 10% नमी आने पर एवं सफाई कर भंडारित कर लेना चाहिए। इस प्रकार किसान भाइयों, यदि आप बताई गई विधि द्वारा मक्का खेती करते हैं तो आपको इसकी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। प्रदेश के जो बागवान भाई अमरूद का नया बाग लगाए हुए हैं, उनके फल वृक्ष इस समय बढ़वार की अवस्था पर हैं और इस अवस्था पर बाग में कुछ प्रबंधनों को करना बहुत जरूरी होता है, जिससे उनके वृक्षों की बढ़वार अच्छी हो सके और आगे चलकर बाग से अधिक फलत की प्राप्ति भी हो सके। तो अमरूद के बाग में इस समय कौन कौन से प्रबंधनों को करना जरूरी है, इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं एक विषय विशेषज्ञ डॉक्टर विजय अग्रवाल। हमने जो उद्यान लगाए थे, अमरूद के उद्यान लगाए थे, उनकी किस प्रकार से देखभाल की जाए इसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं किसान भाइयों की अमरूद वर्ष में 3 बार फूल देता है। इसमें पहली बार जो फूल आता है फरवरी में आता है, दूसरी बार जो फूल आता है मई जून के महीने में इसमें फूल आता है, तीसरी बार जो इसमें फूल आता है वो आता है अगस्त और सितंबर के महीने में आता है। किसान भाइयों, इसमें हमको एक बात का ध्यान देना है कि अगर हमने इसमें तीनों बार अगर अम्बे, मृग और हस्त बाहर में अगर इसमें हम फूल लेते हैं तो इसमें से उत्पादन जो मिलता है वो कम मिलता है। अगर आपने नया बगीचा लगाया है तो उसमें ध्यान रखें कि इसमें शुरुआती अवस्था में फूल ना लें, कम से कम 1 साल तक उसमें फूल ना लें और फूल जो आ रहे हैं उनको आप निकालते रहें। जब आपका पौधा 1 से 2 साल पुराना हो जाए जब उसमें आप फूल लगने दें। दूसरी बात आप ध्यान रखें, क्योंकि आजकल हम जितने भी पौधे लगाते हैं वो कलमी पौधे होते हैं, बडिंग और ग्राफ्टिंग वाले पौधे होते हैं, तो उसमें जो कलम
कलम वाला हिस्सा होता है उसके नीचे से उसमें जड़ वाले भाग से जो भी शाखाएं निकलती हैं उनको समय समय पर निकालते रहें। अन्यथा क्या होगा कि जो हमारा मुख्य पौधा है, जो हमारा कलमी पौधा है, उसकी वृद्धि प्रभावित होती है और उससे उत्पादन मिलने की क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। अमरूद के नए फल बागों में खरपतवार भी उग जाते हैं, जो कि पौधों के साथ खाद, उर्वरक, हवा, पानी तथा प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, जिससे अमरूद के पौधों का सही विकास नहीं हो पाता और उत्पादन में कमी आ जाती है। इसलिए आप अपने अमरूद के बाग को खरपतवारों से मुक्त रखें। अगर आपके पास ड्रिप इरिगेशन सिस्टम ना लगा है तो आप इसमें पौधों के चारों तरफ अच्छी प्रकार से थाले बना लें। थाले बनाने के बाद किसान भाइयों, अमरूद के नए पौधों की वृद्धि व विकास में सिंचाई का अहम योगदान होता है। इसलिए आप गर्मी के मौसम में अमरूद के बागों में सिंचाई का विशेष ध्यान रखें और खेत की मिट्टी के प्रकार को ध्यान में रखते हुए पौधों की जल मांग के अनुसार ही सिंचाई करें। में मल्चिंग करना बहुत ही आवश्यक होती है। मल्चिंग जिसे कि हम पलवार भी बोलते हैं। किसान भाइयों, दो विधि से इसमें पलवार या मल्चिंग की जा सकती है। एक तो हम धान की पुआल या सूखे हुए हमारे जो पत्ते होते हैं उनसे हम इसमें मल्चिंग कर सकते हैं, जिससे कि तेज धूप से जो पानी जो हमने थाले में दिया हुआ है या जो नमी जमीन में है वो भाप बनकर ऊपर नहीं उड़ेगी। दूसरा इसका फायदा जो होगा कि जो हमने पानी दिया है इससे पौधे के थाले में खरपतवार नहीं निकलेंगे। तो एक विधि तो जो है वो प्राकृतिक मल्च जो है जो धान की पुआल से या पत्तों से की जा सकती है। दूसरा आजकल प्लास्टिक की मल्चिंग विधि बहुत अच्छी विधि है। इसमें काली जो प्लास्टिक होती है 100 माइक्रोन की 100 माइक्रोन की प्लास्टिक से भी मल्चिंग की जा सकती है और 1 साल तक इस प्रकार की प्लास्टिक मल्चिंग काम देती है और इसमें लगभग 20 से 25 रुपए एक पौधे में खर्चा आता है। तो किसान भाइयों, आप प्लास्टिक मल्चिंग विधि का भी प्रयोग इसमें कर सकते हैं। अमरूद के पौधे से अधिक और गुणवत्तायुक्त फलों की प्राप्ति हेतु पौधों की कटाई छटाई करना भी जरूरी होता है। इसलिए आप पौधों की अनावश्यक टहनियों की सही समय पर कटाई छटाई करें। इसके बाद इसमें बात आती है इसकी कटाई छटाई की। तो ये मौसम जो होता है पौधों को सही आकार देने का होता है। आप ध्यान रखें कि जब पौधा हमारा 1 या 2 साल का होता है पौधा, तो यही समय होता है कि जब हम पौधे को सही आकार देते हैं। पौधे को आकार देने का मतलब होता है कि पौधे में जो 1 मीटर तक का जो होता है, नीचे से 1 मीटर तक, इसमें पौधे में सिर्फ एक ही तना होना चाहिए। इसके बाद इसमें चारों तरफ 3 से लेकर 4 शाखाएं हम चारों तरफ रखते हैं, जिससे चारों तरफ फैलाव में पौधे की वृद्धि होती है, जिससे पौधे की जो कैनोपी है और पौधों का जो घेराव है वो अच्छा बने, जिससे इसमें चारों दिशाओं में शाखाएं अच्छी निकलें और इसमें फूल एवं फल अच्छा आए। आगे और भी हैं कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत सरकार, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा, समस्तीपुर और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसानों को सलाह दी जाती है। पिछले 2-3 दिनों में कहीं हल्की तो कहीं छिटपुट वर्षा हुई है तथा आगामी दिनों में भी छिटपुट वर्षा होने की संभावना है। अतः किसान भाई मिट्टी में मौजूद नमी का लाभ उठाते हुए अपने खाली पड़े खेतों की जुताई करें तथा जो किसान भाई हल्दी या अदरक की खेती करना चाहते हैं वो जल्द से जल्द खेत की तैयारी कर बुआई करें। जो किसान भाई इस वर्ष नए फल के पौधे लगाना चाहते हैं वो फल वृक्ष के अनुसार गड्ढा खोद कर छोड़ दें। अगाध खरीफ फसल धान के बिछड़ों को बीज स्थली में गिराने का काम करें। बीज गिराने से पहले 2.0 ग्राम बविस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। धान के बीज की व्यवस्था प्रमाणित स्रोत से करें।
उत्तर बिहार में हल्की वर्षा की संभावना को देखते हुए तैयार रबी मक्का फसल की कटनी, दौनी तथा दानों को सुखाने के कार्य में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ऐसे मौसम में बकरियों में टीपीआर रोग के आक्रमण की संभावना बढ़ जाती है, जिसमें जानवरों में तेज बुखार के साथ मुंह में छाले पड़ जाते हैं, आंख एवं नाक से पानी निकलने लगता है तथा दस्त एवं निमोनिया के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। इस रोग का निदान नहीं होने पर जानवरों की मृत्यु भी हो सकती है। अतः इस रोग से बचाव हेतु प्रत्येक बकरियों को 3 महीने से कम एवं गाभिन बकरियों को छोड़कर टीपीआर का टीका 1 मिलीलीटर चमड़े के नीचे लगवाएं। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है जिला रांची के कृषक संदीप महतो ने। यह पशुओं में होने वाले गलघोंटू रोग से बचाव के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो संदीप महतो जी, आपकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हमारे बड़े पशुओं में ये जो मौसम है, इस मौसम में गला घोटू के टीके लगाए जाते हैं। गला घोटू के लक्षण हमारे सभी पशुपालक भाई जैसा कि जानते हैं, गला घोटू के लक्षण में जो इसका बैक्टीरिया होता है पास्चुरेला मल्टोसिडा, प्रत्येक पशु के श्वास नली में नॉर्मल इनहेबिटेंट होता है और गर्मी मौसम जैसे ही समाप्त होता है, जब अचानक पानी बरसेगा या मौसम में अचानक परिवर्तन होगा, ऐसी दशा में पशु स्ट्रेस में आ जाता है। स्ट्रेस में आने की वजह से जो बैक्टीरिया जीवाणु मौजूद है श्वास नली में, वो प्रोलिफरेट हो करके उस बीमारी का संक्रमण का रूप लेगा और गला घोटू में श्वास नली में इतनी सूजन आ जाती है कि ऐसे पशु अच्छी तरह से सांस ना ले पाने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, दम घुटने से उनकी मृत्यु हो जाती है और बहुत ही घातक बीमारी है। और ऐसे पशुओं को अगर सही समय पर टीकाकरण करा दिया जाए तो गला घोटू से बचाया जा सकता है। यदि इसके बावजूद भी गला घोटू के लक्षण देखने को मिलते हैं, गर्दन में सूजन आती है, लार ज़्यादा गिर रही है, बुखार ज़्यादा महसूस हो रहा है, तो तुरंत नज़दीकी पशु चिकित्सक से परामर्श लेकर के ऐसे पशुओं को निदान कराएं तो उनकी जान बचाई जा सकती है। अगर हमारे पशुपालक भाई इस बीमारी पर ध्यान देंगे तो अपने पशुधन से हानि से बच सकते हैं। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। स्वस्थ पौध की प्राप्ति हेतु सिंघाड़ा की नर्सरी तैयारी, जूट की उन्नतशील किस्में एवं बुआई तकनीक। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।